इजराइल के नेता बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन इनकी अय्याशियां कम नहीं हो रही हैं। नहीं। बेनी गेट्स, इसको आपने इस युद्ध के दौरान बहुत बार देखा होगा। देखा। युद्ध कैबिनेट का ये एक मंत्री था, अच्छे पद पर था। इसके कहने पर गाजा में बहुत सारे नरसंहार भी हुए हैं। नेतन्याहू की कैबिनेट का एक खास मेंबर हुआ करता था किसी वक्त में, लेकिन कुछ दिन पहले इसको कैबिनेट से बाहर फेंक दिया नेतन्याहू ने। जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले योब गैलेंट को फेंका है, इसी तरीके से इसको भी बाहर कर दिया। बाहर करने का रीजन सामने नहीं आया था, लेकिन अब जो खबरें सामने आ रही हैं इसको देखकर ऐसा ही लग रहा है कि इसको बाहर करने की वजह जो है कहीं ना कहीं यही रही होगी। दोस्तों, अपनी लास्ट वीडियो में ही आपको बता चुका हूं कि इस वक्त ईरान और इजराइल के जो हैकर हैं वो एक दूसरे देशों के ऊपर काफी साइबर हमले कर रहे हैं। ईरान के हैकर खासकर काफी एक्टिव है और इजराइल का बहुत सारा डेटा चुरा रहे हैं। ईरान के अंदर एक हैकर ग्रुप है जिसका नाम है हंडाला ग्रुप। ये बहुत बड़ा हैकर ग्रुप है और ईरान की खुफिया एजेंसी के लिए ये काम भी करता है। हंडाला ग्रुप ने हाल ही में कई सारी बड़ी बड़ी वेबसाइट को इजराइल की हैक किया, लेकिन इस ग्रुप ने इजराइल के इस पूर्व मंत्री बेनी गेट्स के पर्सनल कंप्यूटर और इसके मोबाइल को ही हैक कर लिया। पर्सनल कंप्यूटर को हैक करने के बाद बेनी गेट्स की जो तस्वीरें सामने आई और हंडाला ग्रुप ने उन तस्वीरों को जब सोशल मीडिया पर शेयर किया तो यकीन मानो हंगामा कट गया। बूढ़ा हो चुका है ये बेनी गेट्स, लेकिन अय्याशियां इसकी खत्म नहीं हुई हैं। बेनी गेट्स का चक्कर बेंजामिन नेतन्याहू की पर्सनल डॉक्टर के साथ चल रहा था और इस बेनी गेट्स की बहुत सारी फोटोज हंडाला हैकर ग्रुप ने सोशल मीडिया पर शेयर किया। कुछ ऐसी तस्वीरें भी हैं और कुछ ऐसी तस्वीरें भी थीं जो सोशल मीडिया पर डालते ही उनको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने हटा दिया। कुछ ऐसी अय्याशी करते हुए तस्वीरें बेनी गेट्स की इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की पर्सनल डॉक्टर के साथ थीं, महिला डॉक्टर के साथ, कि उनको सोशल मीडिया पर लोग देखते इससे पहले ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उनको हटा दिया गया। मतलब सीधी बात यह है कि बेनी गेट्स के संबंध नेतन्याहू की पर्सनल डॉक्टर के साथ थे, फिजिकल संबंध थे। बेनी गेट्स उसके साथ बहुत सारी जगहों पर घूमने भी गया था, मस्ती कर रहा था। वो सारे फोटोज इसके अपने पर्सनल डेटा में सेव थे, कंप्यूटर में सेव थे। हंडाला ग्रुप ने उसको चुरा कर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। एक रीजन ये भी हो सकता है कि नेतन्याहू ने इसको कैबिनेट से निकाला कि भाई उसकी पर्सनल डॉक्टर पर ही इसने नजर डाल ली भाई। तो कमाल हो गया। तो ये लोग आपस में ही इस तरीके से लड़ रहा है, बूढ़े होने के बावजूद भी अय्याशियां करते हैं। अब आईडीएफ के डिफेंस मिनिस्टर योब गैलेंट को भी नेतन्याहू ने बाहर कर दिया, जबकि योब गैलेंट ने इस युद्ध में इजराइल की साइड से एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। किया तो इसने गलती काम है, लेकिन इजराइल के साथ वफादारी की है इसने। इसके कहने पर बहुत सारे हमले गाजा के अंदर हुए हैं, लेकिन अचानक से इसको क्यों हटा दिया गया? हो सकता है कि इसका भी कोई मामला ऐसा ही फंसा हुआ होगा। रीजन कोई नहीं बताया अभी तक नेतन्याहू ने इसको हटाने का, लेकिन एक रीजन ये भी सामने आ रहा है कि ये जो योब गैलेंट था ये अमेरिका का काफी करीबी था। अमेरिका के जो बाइडेन और उसका प्रशासन इसको काफी पसंद करते थे, क्योंकि ये अमेरिका की बात करता था। जैसे अमेरिका चाहता था दिखावे के तौर पर ही सही कि सीज फायर हो जाए, तो ये भी सीज फायर की पहल करता था, लेकिन नेतन्याहू अलग बात करता था। तो एक रीजन ये भी बताया जा रहा है कि नेतन्याहू ने शायद इसको इसलिए हटा दिया कि कहीं ये ज्यादा पसंदीदा ना बन जाए अमेरिका का, और उसके बाद अमेरिका हमारी तरफ ना देखकर इसकी तरफ देखने लगे। फिलहाल नेतन्याहू ने इसको भी मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। जैसा कि मैं आपको बता ही रहा हूं कि ईरान के हैकर्स इजराइल के ऊपर बहुत सारे साइबर हमले कर रहे हैं। एक और खबर आई कि ईरानी हैकरों ने इजराइल का जो परमाणु अनुसंधान केंद्र है उसमें सेंध लगाई और 197 गीगाबाइट डेटा चुरा लिया। 197 जीबी डेटा परमाणु अनुसंधान केंद्र का चुराया। उस 197 जीबी डेटा में बहुत सारी इंफॉर्मेशन होगी इजराइल की। तो इस तरीके से सेंधमारी हैकर्स ग्रुप कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रधानमंत्री बन चुके हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो कहते हैं वैसा शायद करते नहीं हैं। डोनाल्ड ट्रंप अपने नेताओं को चुनना शुरू कर चुके हैं। यूनाइटेड नेशंस में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार का जो अब नया मेंबर जाएगा
यूनाइटेड नेशंस में अमेरिका का अब जो नया राजदूत बनेगा उसका नाम है स्टेफानिक। एलिस स्टेफानिक के बारे में कहा जाता है कि यह पक्का ज़ायोनीवादी है और यूक्रेन युद्ध का समर्थक भी है। यूनाइटेड नेशंस में इससे पहले जो बाइडेन की सरकार के जो राजदूत थे वो भी खुलकर इजराइल का सपोर्ट करते थे, और अब ये जो बंदा चुना है ये भी पक्का समर्थक है। तो इससे एक बात साफ नजर आती है कि यूनाइटेड नेशंस में अमेरिका जो पहले करता आया था वही अब करेगा। इजराइल के हमले लेबनान के ऊपर लगातार जारी हैं। इजराइल ने लेबनान के सबसे उत्तरी प्रांत एन याकूब अक्कर पर हवाई हमले में 30 से ज्यादा लोगों को मार डाला। सऊदी अरब के रियाद में एक इस्लामिक सम्मेलन चल रहा है। उस सम्मेलन के दौरान भाषण देते हुए सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने एक खुले मंच से पहली बार इजराइल की निंदा की है। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन के साथ जो नरसंहार इजराइल कर रहा है हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। साथ ही साथ ईरान के साथ इजराइल जिस तरह की कार्रवाइयां कर रहा है हम उस कार्रवाइयों की भी निंदा करते हैं। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जब ये भाषण दे रहे थे तो एक लंबा चौड़ा उनके पास लेटर लिखा हुआ था, फटाफट उसको पढ़ते जा रहे थे। बस उसी भाषण को लेकर कहा जा रहा है कि वो निंदा कर रहे हैं। उनको स्क्रिप्ट लिखकर दे दी गई और पूरा उन्होंने पढ़कर सुना दिया, बस बात खत्म हो गई। निंदा कर दी और उनका काम पूरा हो गया। निंदा करना और सिर्फ बड़ी बड़ी बातें फेंकना ही इन लोगों का अब काम रह गया है। फेंकू से याद आया, रजब तैयब एर्दोगान एक बार फिर से आए सामने और कहते हैं कि इजरायली सेना जिस तरीके से निर्दोष फिलिस्तीनी को मारे जा रही है अब हम उसे और नहीं देख सकते। हमारी सैन्य शक्ति से इजराइल को धक्का दिया जाएगा। सीधी भाषा में समझाऊं तो नेतन्याहू का दर्द छलक रहा है। निर्दोष फिलिस्तीनियों को इजराइल मार रहा है और कह रहे हैं कि हम अपनी सैन्य शक्ति से, अपनी सेना की ताकत से इजराइल को धक्का देंगे। उम्मीद है आपको, यकीन है इनकी बात पर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये सिर्फ ऐसे ही बकबक करते रहेंगे और उधर इजराइल सारा काम कर लेगा। इजराइल का वित्त मंत्री स्ट्रोमिच एक बार फिर से बहुत बड़ी बात कह गया। स्ट्रोमिच ने कहा है कि 2025 तक जो पूरा वेस्ट बैंक है वो इजराइल का हिस्सा होगा। अभी फिलिस्तीन का जो वेस्ट बैंक है वो आधा फिलिस्तीन के हिस्से में है, आधा इजराइल के हिस्से में है। इजराइली यहूदी भी रहते हैं, सेटलमेंट हुआ है और वहां पर फिलिस्तीन के लोग भी रहते हैं। लेकिन इसने कहा है कि 2025 ऐसा साल होगा जब पूरा वेस्ट बैंक इजराइल का होगा। पूरे वेस्ट बैंक में जो बस्तियां होंगी वो सिर्फ और सिर्फ यहूदियों की होंगी। ये लोग जैसा कहते हैं और वैसा करते भी हैं और ये कर भी लेंगे और ये हुक्मरान सिर्फ बकबक करते रहेंगे। दोस्तों, रूस के एक राजनेता हैं, सुरक्षा अधिकारी भी हैं और पूर्व खुफिया अधिकारी भी रह चुके हैं, जिनका नाम है निकोलाई पेत्रुशेव। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि जो बाइडेन अब जा रहे हैं लेकिन जाते जाते वो एक आखिरी कदम, एक आखिरी चाल चलना चाहते हैं। ब्रिटेन के साथ मिलकर जो समुद्र में इंटरनेट की केबल बिछी हुई हैं, लाल सागर में भी हैं, ब्रिटेन के साथ मिलकर उन केबलों को वो नष्ट करना चाहते हैं, जिन केबलों के जरिए पूरी दुनिया के अंदर इंटरनेट फैलाया जा रहा है। फाइबर ऑप्टिक केबल जो समुद्र के अंदर पड़ी हुई हैं उसको नष्ट करना चाहते हैं। वैसे पहले भी कई बार ऐसी खबरें वेस्टर्न मीडिया चला चुका है कि हुतीज ने उनको नष्ट कर दिया या हुतीज उसको नष्ट करने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन रूसी राजनेता ने यह बड़ा दावा किया है। देखते हैं भाई क्या होता है। उधर हिजबुल्लाह ने पहली बार ऑफिशियली इस बात का ऐलान किया है कि हमने हाइफा की बंदरगाह पर बड़े हमले किए। तकरीबन 165 रॉकेट एक साथ छोड़े। काफी नुकसान इजराइल की हाइफा बंदरगाह पर देखने को मिला। दोस्तों, आपको मैं लगातार बता रहा हूं कि इजराइल अब सीरिया पर भी बहुत सारे हमले कर रहा है। इजरायली हयौम के मुताबिक सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद को इजराइल की तरफ से एक मैसेज दिया गया कि अगर असद ने लेबनान को हथियारों की खेप रोकने में सहयोग नहीं किया तो हसन नसरुल्लाह की तरह उसे भी मार दिया जाएगा। सीरिया से बहुत सारे हथियार लेबनान पहुंचते हैं, तो उन हथियारों को रोकने का प्रेशर इजराइल सीरिया के राष्ट्रपति के ऊपर डाल रहा है और अगर वो नहीं रोकते हैं तो हसन नसरुल्लाह जैसा हश्र होने का धमकी दे रहा है। दोस्तों, हमारी वीडियो पसंद आए तो फॉलो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।